सो वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। गाइस, मैं जानता हूं कि आप सब लोग क्रिप्टो टैक्सेशन के लेके इतना ज्ञान हो चुका है, इतना कुछ हो रहा है कि आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं, वो भी जो टैक्स के एक्सपर्ट नहीं है, वो भी टैक्स की बातें कर रहे हैं और इतना सारा कंफ्यूजन, आपको डर लगने लग गया होगा। मैं सच बताऊं, डरने की जरूरत नहीं है। इतना मत डरो। मतलब इतना डरने की जरूरत नहीं है, जैसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने ना मतलब लिटरली अत्याचार कर दिया है। हाँ, अत्याचार हुआ है। हाँ, टैक्स ज्यादा है। लेकिन पहली बात, अगर तुम ऑलरेडी उस स्लैब में थे, तो टैक्स तो तुम्हें वैसे भी 30% देना ही था ना। हम यहाँ पे इतना पैनिक क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज वो 1% टीडीएस, और वो तुम ट्रेडर हो कि नहीं, तुम्हें ये भी आइडेंटिफाई करना है। अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए। ट्रेडर नहीं हो तो तुम्हें क्या परेशानी है? अगर तुम हॉडलर थे, अब तुम ऑलरेडी अगर 30% स्लैब में थे, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तो ऑलरेडी 30% स्लैब में थे, तुम्हें टैक्स देना ही था 30%। तो बहुत सारी ऐसी चीज है कि अगर हम परेशानी को थोड़ा ब्रेक करें ना, तो हमें लगेगा परेशानी इतनी बड़ी नहीं है, पैनिक ज्यादा है। पैनिक नो डाउट है, 30% टैक्स ज्यादा है, 1% टीडीएस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या आपको ये फिगर आउट करना है कि आप स्टूडेंट हो, या आप बिजनेसमैन हो, या आप ट्रेडर हो, या आप एयर ड्रॉप में हो, या आप इन्फ्लुएंसर हो, या आप सीए हो, प्रोफेशनल हो? क्रिप्टो में आपकी स्टैंडिंग क्या है? क्या आपके 10,000 लगे या 10 लाख लगे? 10,000 वाले को क्या दिक्कत है यार? ठीक है। तो प्रॉब्लम को ब्रेक करते हैं, और इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने सारी नॉइज के अंदर सही इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है। वेब थ्री की दुनिया का काम, क्योंकि टैक्सेशन वेब थ्री को भी इफेक्ट कर रही है ना, तो वेब थ्री की दुनिया का इंटेग्रल पार्ट है टैक्सेशन, रेगुलेशन। वेब थ्री और रेगुलेशन कोई अलग अलग चीज नहीं है। वेब थ्री अगर ग्रो कर रहा है तो रेगुलेशन उसको इफेक्ट करेगी, उसकी ग्रोथ को। चाहे वो उसको स्लो डाउन करे, चाहे वो उसको फास्ट करे, वो वेब थ्री को डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इसीलिए आज समझना जरूरी है। और इसके लिए सोनू से अच्छा कोई शख्स नहीं दिखता मुझे इस टाइम इंडिया के अंदर। उसकी वजह कि सोनू के जो थ्रेड्स हैं, सोनू जैन लास्ट टाइम भी हम वीडियो में लेके आए थे, आज भी लेके आ रहा हूँ। सोनू ने एक थ्रेड लिखा है, तो और कैसे कैसे आपको किन किन पर्टिकुलर चीजों में, बहुत प्यारा थ्रेड है। सोनू को इनवाइट कर रहा हूँ, थ्रेड को वो समझाएगा। वेलकम प्रणव, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे पास ऑरेंज कलर। तब तक मैं सोनू को स्क्रीन पे लेके आता हूँ। राइट सोनू, वेलकम। Yeah, hello sir. Thank you so much. राइट, तो सोनू इससे पहले शेयर करे। प्रणव, तुम्हारा क्या कहना है यार? बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल है यार, लोग पैनिक में। पैनिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं पता है, एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो लोग टेंशन कर रहे हैं ना ट्विटर पे, मोस्ट ऑफ देम वर ऑलरेडी अंडर 30% टैक्स स्लैब. But the biggest problem is that there are opportunities that people want to encapsulate to get their followings and things like that. और ये एक बहुत ही बुरी बात है, ये एक देश के प्रति नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है. मैं बहुत सारे ऐसे वेब थ्री फाउंडर्स को जानता हूँ जिनकी वर्थ मिलियंस में है, एंड दे हैव चोजन टू लाइक बी ओके विद इट. उनको दे आर ओके विद द 30% टैक्स स्लैब, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर एक देश में रहते हो तो टैक्सेस लगते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे नहीं लगते हैं, बट दैट्स फॉर डिफरेंट रीजन, राइट. आप अगर एक देश में रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टैक्सेस लगते हैं एंड यू हैव टू बी विद इट. एंड एज पर मी, मुझे ऐसा लगता है दैट वन शुड फोकस ऑन the positive part of things. One should focus on building things, generating wealth, rather than saving their wealth from taxes. तो उसमें अपनी ज्यादा एनर्जी लगानी चाहिए. ऑल्दो डेफिनेटली आपको टैक्सेस पूरी तरह से पता होना चाहिए, कैसे इसके अंदर लाइक यू कैन हैव सर्टेन सेविंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट पता होना चाहिए. बट इट शुड नॉट बी द प्राइम गोल ऑफ द होल वेब थ्री कम्युनिटी, राइट. हम वेब थ्री में बिल्डिंग करने आए हैं. वी आर हियर टू मेक द नेक्स्ट इंटरनेट. वी आर नॉट हियर टू bunch just rumble around the tokens and just I mean, we are not just here to trade things and make things work. We are here to create the next internet. उस पे हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि टैक्सेशन, क्रिप्टो में क्या क्या ऐसा इधर उधर हो रहा है उसके ऊपर होना चाहिए, राइट. एंड दैट इज the main reason why Kashiv also talked about in his first end, that why people are so much panicking about things. Okay, just be at rest. अभी फर्स्ट हमारा फर्स्ट बिलिंग का आया है. धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव होंगी. यूएस ने बहुत अच्छा इसके ऊपर रुख दिखाया. जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज दिखाएंगी, इंडिया विल आल्सो बी बैक इट अप. डेफिनेटली एक दो पॉलिटिशियंस का मैंने सुना था, देवर नॉट सो लाइक मोटिवेटेड बाय क्रिप्टो, टू से द लीस्ट, बट इवेंचुअली थिंग्स विल इम्प्रूव.
till then, as a person, what you can do is okay to pay the 30% tax or whatever, but focus on the technology part and keep building over it. Sonu, welcome. Yeah, thank you, Pranav. Thank you, Kashif sir. So, सोनू, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आज की जो हम जो तुम्हारे साथ मेरा एग्जैक्ट जो आज पर्पस है तुम्हें बुलाने का, मैंने पहले भी कहा था मैं तुम्हें छोटे-छोटे वक्फे के लिए छोटी-छोटी डेवलपमेंट्स के लिए बुलाता रहूंगा। तुम्हारा थ्रेड देखा यार, तुमने ये थ्रेड किया है कल रात को शायद, और yes, अमेजिंग थ्रेड यार, तुमने उसमें बहुत, शायद मुझे ऐसा लगता है तुमने 2 दिन लगा के वो थ्रेड बनाया है। yeah, इमीडिएटली उस thank थ्रेड को शेयर करो। ये जो पैनिक का माहौल है इसे कम करते हैं, क्योंकि yes, sir. तुम्हारे उस थ्रेड में एक्चुअली में किसको कैसे इफेक्ट कर रहा है वो तुमने मेंशन किया है। अमेजिंग थ्रेड है, शेयर करो। लेट्स हैव अ डिस्कशन राइट अवे। Yes, sir. ठीक है, मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, ये सोनू का थ्रेड है। अमेजिंग, चलो सोनू शुरू हो जाओ। यस सर। सो बेसिकली इस थ्रेड में मैंने कवर किया कि जो भी पीपल क्रिप्टो इकोसिस्टम में इन्वॉल्व है उनको अलग अलग तरह के इनकम्स होते रहेंगे, जैसे सैलरी हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, हम्म, या फिर एयर ड्रॉप्स, माइनिंग, वैसे बहुत सारे टाइप्स के इनकम होते हैं। और फिर उसका टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा अगले साल से जब हमारे क्रिप्टो टैक्स एक्चुअल में अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो हम्म, फर्स्ट हम एक रिकैप कर लेते हैं कि बेसिकली सेक्शंस क्या, कौन सी सेक्शन है और वो क्या कहती है। सो पहले 115 बीबीएच है जिसमें बोलते हैं कि 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी आपने प्रॉफिट किया है, और हम्म। उसमें ट्रांसफर होना चाहिए और वो क्रिप्टो या एनएफटी होना चाहिए। तो ठीक है, इसमें ये एक तो समरी, ये प्रॉफिट समरी है, ये समरी है टैक्स की, समझ, राइट? ठीक है, ठीक है। या ये पूरे सेक्शन की समरी है जहां पर वो कहते हैं 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा जो भी आपने प्रॉफिट किया हो, सिर्फ उस पे। हम्म, यानी कि अगर आपको लॉस है तो आप उसको छोड़ दो, सिर्फ प्रॉफिट पे 30% टैक्स लगेगा अगर उसमें ट्रांसफर हुआ है। और ट्रांसफर को उन्होंने डिफाइन किया है सेक्शन 247 में। वो हम्म, हमारा जो कैपिटल गेन्स का ट्रांसफर है वही सेम डेफिनेशन लगेगा उधर। वो सेक्शन बोलता है कि या तो सेल होना चाहिए या एक्सचेंज होना चाहिए या फिर सरेंडर होना चाहिए, क्रिप्टो या हम्म, फिर एनएफटी का। अगर इस तीन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको 30% डायरेक्ट स्लैब ये टैक्स रेट लग जाएगा और आपको उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है 194S। ये टीडीएस का सेक्शन है जिसमें बोलता है कि बायर जब भी कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि आपने क्रिप्टो खरीदा या फिर एनएफटी खरीदा आगे हम्म, वाले बंदे से जो कि इंडियन रेसिडेंट है, यहाँ पर इंडियन रेसिडेंट का मतलब है जिसने भी इंडिया में स्टे किया हो मोर देन 181 डेज। हम्म, यानी कि अगर आप फॉरेनर हो और आपने इंडिया में 181 से ज्यादा स्टे किया है और आप क्रिप्टो बेच रहे हो तो जो बायर है वो आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट करेगा। हम्म, तो ठीक बायर है। को 1% डिडक्ट करना होगा जो भी क्रिप्टो परचेज कर रहा है फ्रॉम रेसिडेंट सेलर। इधर यहाँ पर थोड़े बहुत क्लैशेस आ जाते हैं कि अगर हमने इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड किया या फिर डेक्स पे ट्रेड किया तो इसका ये है कि क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज है वहां पर ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो नॉन इंडियन होते हैं, यानी कि वो उन्होंने कभी इंडिया में स्टे नहीं किया होता है, इसे रीजनेबली हम मान सकते हैं। तो उस वजह से इंटरनेशनल एक्सचेंज पे तो टीडीएस लगेगा नहीं, और फिर अगर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है तो आपको पता ही नहीं है कि आगे वाला कौन है, तो उधर भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, राइट। अच्छा यार, बड़ी अमेजिंग है। मतलब टैक्स तो लगा दिया, लेकिन डेक्सेस और जो नॉन केवाईसी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यार कहीं ना कहीं लोग प्रोत्साहित नहीं हो जाएंगे कि चल इंडियन एक्सचेंजेस की जगह मैं डेक्स पे कर लेता हूँ और इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कर लेता हूँ, वहां पे तो कोई रूल है ही नहीं। या सर बेसिकली सभी लोग यही सॉल्यूशन को ढूंढ के इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल। पर आगे जो क्रिप्टो बिल आएगा उसमें क्या इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, वो मेन इंपॉर्टेंट होगा देखने के आइडियली लिए। आना और चाहिए था, टैक्स के ये साथ ये आना चाहिए था। डिस्कशन होना चाहिए था, आना चाहिए था, यस। सही है। तो इंडियन अभी के लिए इससे तो इससे इससे इंडियन इकोसिस्टम का नुकसान दो तरीके से हो रहा है। एक, इंडियन एक्सचेंजेस कमजोर पड़ेंगी, और क्योंकि वहां से ट्रैफिक मूव करके बाहर चला जाएगा। और दूसरा, इंडिया के लिए भी, इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी कंसर्न का मुद्दा है कि ऑलरेडी जो लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, आप उनको क्या मोटिवेट कर रहे हो? मतलब एक तरीके से वो उनको पुश हो जाएंगे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली, आप चाहते नहीं हो, लेकिन लोगों को यस। आपने ऑप्शन वो वाला क्लोज नहीं करा, तो वो लोग वहां चले जाएंगे। तो एक और मेन बात ये है ना कि मतलब नॉर्मली जो इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रेड करते हैं, दे आर नॉर्मली होल्डर्स ऑफ बिटकॉइन एंड दीस काइंड ऑफ थिंग, वो सिर्फ रख के बैठे रहते हैं। जो हम्म, अब पी2पी, बाइनेंस पी2पी का यूज करेंगे या फिर मेटामास्क का, यूनिस्वैप का हम्म, यूज करेंगे, वो सब के सब ट्रेडर्स होंगे। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो जो
हॉडलर्स हैं, जो एसेट वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनको आपने एक तरह से थोड़ा सा दूर भगा दिया, और जो लाइक द पीपल हु आर द रियल वंस हु आर ट्राइंग टू एस्केप आउट ऑफ टैक्सेस, वो तो फिर भी एस्केप कर ही पा रहे हैं इन अ वे. Got it. Right. या एग्जैक्टली. सो प्रणव्स पॉइंट इज वेरी वैलिड सर. अभी जैसे जिसको टैक्स लॉ में टैक्स देना ही नहीं है, वो तो आप कुछ भी रूल्स लाएंगे तो देगा नहीं. पर जो एक्चुअल में पे कर रहे थे उनको भी आपने इंडियन एक्सचेंज से बाहर भगा दिया. अभी सफर तो इंडियन एक्सचेंजेस ही करेंगे. Very true. तो अभी फिलहाल के लिए ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑन डेस्क टीडीएस एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा. ये इस बात से है कि आपको पता ही नहीं है कि आगे वाला रेसिडेंट इंडियन है या नहीं, और जब Right. तक वो क्लैरिटी नहीं है आप टीडीएस अप्लाई नहीं कर सकते उस पे. और दूसरी Amazing. बात, अभी बहुत सारे लोग बाइनेंस कोकॉइन P2P यूज करते हैं. उधर टीडीएस हाँ. एप्लीकेबल होगा क्योंकि बेचने वाला इंडियन है, क्योंकि आगे वाला Right. इंडियन है, तो अभी आपको टीडीएस काट के ही उसको बाकी का पेमेंट करना पड़ेगा. और फिर Amazing नेक्स्ट point है. क्वेश्चन है कि मैंने मेरे खुद के एक्सचेंज वॉलेट से मेटामास्क वॉलेट में ट्रांसफर किया, फिर ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर किया, क्या उस पे टीडीएस लगेगा? तो सेक्शन के हिसाब से नहीं लगेगा, क्योंकि उधर भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है. ये आपके खुद के एक पॉकेट से आप दूसरे पॉकेट में डालने जैसी चीज हो गई, तो इस पे टीडीएस नहीं आएगा. और टीडीएस Right. एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2022. इसमें मैंने छोटा सा चार्ट बनाया सोनू, कि कभी. यस सर. एक क्वेश्चन मेरे को ये था कि 1 अप्रैल से हमारा बिल है, लाइक इतना इतना ऑकवर्ड टाइमिंग क्यों है कि 1 अप्रैल से 30% टैक्स, 1 जुलाई से, मतलब ये टाइम फ्रेम इतना हाँ, डिफरेंट क्यों है सब हाँ, चीज का? ये मेरे भी दिल में आया था क्वेश्चन. यस. सो बेसिकली सर, यहाँ पर दो चीजें होती है. एक तो जो हमारा नॉर्मल टैक्सेशन है 30% का, ये क्योंकि हम ईयर एंड में भरेंगे, तो और इसमें जो भी एक्सचेंजेस अभी के लिए है उनको कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा नहीं वर्क करना पड़ेगा जिससे कि वो एक प्रोसेस को फैसिलिटेट कर पाए. लेकिन ऑन अदर वे अगर हम टीडीएस को देखेंगे, तो बायर को पता होना चाहिए कि वो सेलर कौन है आगे वाला, और या फिर वो रेसिडेंट है या नहीं. तो इसके लिए एक्सचेंजेस को कुछ काम करना पड़ेगा अपने प्लेटफॉर्म में ये पूरी फैसिलिटी देने के लिए. शायद ये कि रीजन हो सकता है कि इसीलिए उनको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है इसमें. ओके. सो दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन टू. या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी खुद को भी अभी तक उन्होंने फॉर्म कोई रिलीज नहीं किया कि ये टीडीएस पेमेंट कैसे होगा, और इसके लिए कुछ रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या नहीं अलग से बायर को. तो ये पूरे भी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है. तो आई थिंक दैट इज व्हाई दे हैव टेकन 3 मंथ्स टाइम. राइट. ठीक है, आगे कर चलते हैं. या सो सर, ये टीडीएस हमने पूरा डिस्कस कर लिया. इसमें एक और पॉइंट है कि कब टीडीएस नहीं लगेगा. तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन दिए कि अगर आप बहुत कम क्वांटिटी क्रिप्टो बाई करना चाहते हो तो उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यानी कि अब अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है या फिर कोई प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो अगर आप 50,000 तक करते हो तो आप पे तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा. या फिर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और आपका बिजनेस इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है या प्रोफेशनल इनकम 50 लाख क्रॉस कर रहा है, तो लिमिट घट के 10,000 हो जाएगी. और अगर आप कोई और हो तो आपके लिए फ्लैट 10,000 ही है लिमिट. तो जब भी ये क्रॉस होगा तभी आपको डिडक्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है. मतलब अगर 10,000 से ऊपर जाएगा 10,000 से ऊपर जाएगा तो इंडिविजुअल के लिए. इंडिविजुअल के लिए, और उसके पास बिजनेस इनकम होना चाहिए अलग से, कोई भी बिजनेस इनकम या फिर कोई प्रोफेशनल इनकम, चाहे डॉक्टर हो गया, सीए हो गया. अगर उनका टोटल इनकम उधर से 50 लाख क्रॉस कर रहा है तो उनके लिए लिमिट 10,000 हो जाएगी. समझ गए. तो अभी हमने बेसिकली पूरा जो भी टैक्स लॉ है उसको एक समरी में समझ लिया. अभी हम एक्चुअल में देखते हैं कि क्या एक एक इम्पैक्ट आएगा हर टाइप ऑफ इनकम के लिए. तो पहले सैलरी इनकम है. तो बहुत सारे लोगों ने लास्ट टाइम मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि हम बहुत सारे कंपनीज के साथ ऐसे ऑन ए सैलरी बेसिस वर्क करते हैं, जैसे उनका कम्युनिटी मैनेज करना या फिर उनके लिए कुछ बनाना. तो उन सब, अगर आपको उससे कोई सैलरी मिल रहा है तो यहाँ पर दो टैक्स इवेंट्स होंगे. टैक्स इवेंट का मतलब है कि उस वक्त पे आपको टैक्स अक्रू होगा, टैक्स पेबल हो जाएगा आपके लिए. तो पहला होता है जब आपने सैलरी रिसीव किया, तो जिस भी दिन आपको सैलरी मिला कोई भी क्रिप्टो में, उस दिन का आप मार्केट वैल्यू देख लीजिए, जो भी उसका एवरेज मार्केट वैल्यू है उस दिन का, और उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके ये आपका सैलरी इनकम करके ही स्लैब पे टैक्स होगा. इस पर 30% टैक्स नहीं लगेगा. इसके लिए 2 रीजन है. एक तो ट्रांसफर का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है. जब आपको सैलरी मिला, ट्रांसफर का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफर ये बहुत कहता है कि इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये तुम क्या बोल रहे हो सोनू. इस पे तो बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन थी और काफी सारे लोग हैं जो क्रिप्टो में सैलरी लेते हैं. अभी तक पता है, 100%. एक सेकंड, अभी तक मैं
मैं एक बात बताता हूँ, पता है अभी तक हाँ, एक ऐसे प्रोपोगेशन चल रहा था ट्विटर के ऊपर दैट हाँ, जो भी डेवलपर्स हैं जो ग्लोबली हुँ, इंडिया में रह के काम करते हैं, जो वर्ल्ड के लिए काम करते हैं, उनको भी सरकार भगा रही है विद 30% टैक्सेशन एंड हुँ, क्योंकि उनके ऊपर एग्जैक्ट कोई कम्युनिटी मैनेजर है वो $10,000 कमाता है साल के, तो उसको हुँ, $3,000 देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है आफ्टर दिस पर्टिकुलर हुँ। थिंग, तो इसको थोड़ा और क्योंकि दिस इज सो कूल कि मतलब आप दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इंडिया हाँ, में रह के इंडिया में रह के बाहर के प्रोटोकॉल के लिए काम कर सकते हो एंड इट्स अ इनकम। यूएसडी में आप इनकम ले रहे हो, इंपोर्ट बढ़ रहा है, जीडीपी इससे बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर सरकार ने कुछ गड़बड़ नहीं करी है। इसको थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है सोनू यार, ये वाला सेगमेंट दोबारा समझाओ। मैं इसका क्लिप निकाल के ट्विटर पे भी डाल दूँगा। तो तुम ना यस। कोशिश करना है कि इसको 2 मिनट के अंदर समझाओ फिर से। सो बेसिकली सर जो भी इंडिविजुअल होता है, अगर उसको सैलरी का इनकम हो रहा है, चाहे उसने हुँ, कम्युनिटी मैनेज किया या फिर कोई प्रोजेक्ट के साथ वो काम कर रहा है, ठीक तो है, उसको 2 टैक्स इवेंट्स लगेंगे। पहला, जब उसको सैलरी रिसीव हुआ है, जिस दिन भी आपको सैलरी रिसीव हुआ कोई भी क्रिप्टो में, उस दिन का आप मार्केट वैल्यू निकाल लीजिए कि बाज़ार में उसका रेट क्या चल रहा है क्रिप्टो का, और ठीक है। उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया आपका सैलरी। इस पर अब टैक्स लगेगा 1 स्लैब सेकंड, टैक्स। क्या उसको क्रिप्टो को उसी दिन बेचना है और बेच के आईएनआर को अपने बैंक अकाउंट पे लेना है? क्या तभी मानी जाएगी वो सैलरी? नहीं सर, जिस दिन भी आपको रिसीव हुआ, चाहे आपने सेल ठीक किया है, हो या नहीं किया हो, वो आपका सैलरी फ्रॉम इनकम हो गया है। ठीक है। तो अभी वो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो बेच सकते हो या फिर नहीं भी बेच सकते हो। लेकिन फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल इट इज़ एडवाइस्ड कि आप उसे बेच दो, क्योंकि अभी आपका स्लैब रेट से तो टैक्स हो गया है, जो भी मार्केट वैल्यू था। अब कल को अगर वो गिर गया तो आपका लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो उसी दिन की इनकम आपने अज्यूम कर ली और अपनी इनकम उसको ले लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में और आपने आईएनआर में क्रिप्टो को एक बार ही तो बेचा। उसके हाँ, बाद बेशक आप आईएनआर से वापस ले लो क्रिप्टो। यस। उसके बाद आप वापस ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा सभी के लिए। तो अमेजिंग यार, ये वाला पॉइंट पता नहीं था। और अब आगे क्या ट्रीटमेंट होगा? आगे अगर अगर समझ लिया हमने उसी दिन सेल नहीं किया, अगर हमने उसी दिन सेल किया, वो मार्केट वैल्यू सेम रहेगा दोनों के लिए और हमारा कैपिटल गेन 0 आएगा। लेकिन अगर हमने होल्ड किया और 3 दिन बाद बेचा, तो उस पर टैक्स लगेगा 30% से, अगर हमने प्रॉफिट किया है। यहाँ ठीक पर है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, जो भी आपने बेचा 3 दिन बाद की वैल्यू, उसमें से हम लेस करेंगे, आज की जो हमने सैलरी में जो कॉस्ट लिया था उसको माइनस करेंगे, और उसमें से जो भी सैलरी पे 30% इसलिए नहीं है टैक्स जो सोनू ये कह रहा है क्योंकि ट्रांसफर की डेफिनेशन या सेटिस्फाई नहीं होती। अमेजिंग यार। ट्रांसफर का मतलब सैलरी जो है वो ट्रांसफर इज नॉट डजंट मीन सैलरी। सैलरी को इंक्लूड नहीं करती बिकॉज़ सैलरी आपने एक एफर्ट किया और उस एफर्ट के बदले में आपको एक चीज़ मिली तो वो ट्रांसफर नहीं है, वो रेम्युनरेशन में आ गया। ये कह रहे हो तुम? यस सर, एग्जैक्टली अच्छा। यही इसको पॉइंट है। इसको जो कम्युनिटी मैनेजर्स हैं वो इनवॉइसिंग के थ्रू प्रूव कर सकते हैं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इससे इनवॉइसिंग की एक्चुअली जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट से कोई भी एक ऐसे डॉक्यूमेंट ला सकते हो कि ईमेल हमने ईमेल ईमेल। ईमेल भी चलेगा। यस। हाँ, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जैसे प्रणव। हाँ, तो वाह! मतलब ऐसा है कि अगर मैं $2,000 कमाता हूँ, तो उसके ऊपर मुझे जो 10 लाख रुपए सपोज मैं साल के कमाता हूँ, एक तरह से $2,000 पर मंथ में कमाता हूँ, तो मेरे को 10% टैक्स स्लैब में ही रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जो 30% कटे जा रहा है हर बार। जो तुम्हारा एग्जिस्टिंग इनकम स्लैब है, उसी हाँ, में तुम्हारा फॉल करेगा। 30% नहीं लगेगा राइट, फ्लैट। अगर तुम करेक्ट, 30 करेक्ट। में फॉल कर रहे हो सपोज प्रणव, हाँ, हाँ, तो ऑलरेडी तुम अगर 30 वाले में हो, तो वो 30 पे ही होगा। बट अगर तुम करेक्ट, 10% स्लैब में हो, तो 10% होगा। राइट। तो अगर मैं सिर्फ तो इससे ये दिक्कत नहीं हो सकती कि सपोज मैं ये काफी अच्छा चीज है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात सुन हुँ, के। बट सपोज मैंने जो नॉर्मल ट्रेडिंग है, ठीक है, अपनी हुँ, अपने इंडियन एक्सचेंज से निकाल के मेटामास्क में कर ली हाँ। धड़ाधड़, ठीक है। उसके बाद मैं उसे ट्रांसफर कर रहा हूँ वाया ईमेलिंग और अदर थिंग्स टू एन इंडियन एक्सचेंज। ये भी तो एक तरह से और उसके ऊपर मैं कुछ इनवॉइस जनरेट करके अपने आईएनआर अकाउंट में ला रहा हूँ। तो इसके इसके थ्रू मैंने जो 30% जो स्लैश हो सकता था, उसको सरपास कर दिया एक तरह से। तो ये लूप होल नहीं है? काइंड ऑफ ए लूपहोल नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी भी केवाईसी एक्सचेंज से अगर विड्रॉ किया तो डायरेक्टली आपका जो भी आपने सेल किया होगा वो तो टीडीएस आ गया होगा, और जो भी आपने सेल किया वो रिपोर्ट तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। तो जैसे वो रिकनसाइल करना स्टार्ट करेंगे, फिर वो मेटामास्क का पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल में आपका ट्रेडिंग गेन्स था और ना कि सैलरी इनकम। अच्छा। हाँ। पर मैं
अच्छा ठीक है, मैं नहीं करने वाला हूँ पहली बात तो ये, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ बट देखो देखो एक चीज याद रखो, ट्रेडिशनल जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पे भी लूप होल्स होते हैं, बट टैक्सेशन डिपार्टमेंट अपने सिटीजन्स पे ये लेके चलता है कि वो फेयर चलेंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट ये लेके चलती है कि उसके सिटीजन्स फेयर चलेंगे, वो फेयर नहीं चलेंगे तो उसके लिए उसके लिए पनिशमेंट्स है। तो आइडियली ये जो रूल्स बनते हैं ये यही सोच के चल बनते हैं कि यार सिटीजन्स फेयर चलेंगे। वो बात अलग है कि सिटीजन्स खुराफाती भी होते हैं। अगेन मैं नहीं करने वाला हूँ ये, मैं तो एकदम तुम यार हमारा वेब3 की दुनिया तो कहती यही है। सोनू को क्यों बुलाया है? इसलिए तो बुलाया कि भाई घबराओ मत, नथिंग टू, मतलब पैनिक है मैं जानता हूं यार, बट यार उसको समझते हैं, प्रॉब्लम्स को ब्रेक करते हैं। तो जैसे सोनू ने आज ये बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है यहाँ पे। यस सर, सो मैंने एक एग्जांपल बनाया, तो वो देख लेते इसको हैं कि इसको एग्जाम। बड़ा कर सकते हो तुम, थोड़ा इसको हाँ क्लिक हाँ कर लो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। सो हम अज्यूम करते हैं कि मिस्टर अनिल है और उसको 20,000 यूएसडीटी का सैलरी मिला है 20 to 23 फाइनेंशियल ईयर में, हम्म और एवरेज प्राइस था 80 रुपीज। यूएसडी आईएनआर का कन्वर्जन रेट 80 रुपीज था, और उसने इमीडिएटली उसको बेच दिया। हम्म तो इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि सैलरी इन यूएसडीटी आप ले लो $20,000, फिर कन्वर्जन रेट ले लो 80 रुपीज, सैलरी इन आईएनआर मिल जाएगी आपको 16 लाख रुपीज। अभी इसमें से आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी को मिलता है 50,000 वो भी मिलेगा। तो उसके बाद सैलरी 15 लाख 50, और स्लैब रेट से आपका टैक्स 2,88,000 के आसपास आ क्या जाएगा। बात है यार, अमेजिंग। और फिर आप हाँ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के कैलकुलेशन पे जाओ, इधर जीरो आएगा क्योंकि सेल वैल्यू था 80 रुपीज पे, फेयर वैल्यू भी 80 रुपीज था जो हमने इधर कंसिडर किया था, ये हमारा फेयर वैल्यू हो जाएगा 80 रुपीज। तो कैपिटल गेन जीरो आएगा, लेकिन इधर हम अज्यूम करते हैं कि उसने इमीडिएटली नहीं बेचा, उसने 3 दिन बाद बेचा जब रेट 81 रुपीज हो गया। तो यहाँ पर उसको 20,000 रुपए का गेन होगा और उस पर 6,000 रुपए का टैक्स लग जाएगा, क्योंकि यहाँ करेक्ट। पे तो 81 आएगा, यानी कि 16,20,000 हो जाएगा सेल वैल्यू, और फेयर वैल्यू 16 लैक्स ही रहेगा, और फिर 20,000 का कैपिटल गेन्स आ जाएगा। राइट राइट, तो मतलब सीधी अगर समरी में मैं बताऊं तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि क्रिप्टो बिल्डर्स जो है, जो प्रोटोकॉल बिल्डर्स हैं, उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इससे पहली बात कि यस। अगर आप क्रिप्टो बिल्डर हो who is working for a protocol, it's like you will be under the tax slab of what you are earning, not यस। flat 30% taxation। ये बहुत ही नॉट अच्छी फ्लैट। बात। यस। और फिर इधर हमने वो टीडीएस भी कंसीडर किया, क्योंकि हम इंडियन एक्सचेंज पे बेचेंगे आईएनआर के लिए, तो उस पर 1% टीडीएस लग जाएगा। तो आपका नेट टैक्स पेबल ऐसे कैलकुलेट होगा, जो भी टैक्स फ्रॉम सैलरी है 2,88,600, फिर टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स हमारा नील है, और टीडीएस उसमें से रिड्यूस हो जाएगा, तो बैलेंस जो भी है हमको कैश में पे करना पड़ेगा व्हेन फाइलिंग आईटीआर। हम्म तो ये हमारा पूरा था ऑन सैलरी। कंसल्टेंसी भी ऑन सिमिलर ग्राउंड से चार्ज होगा। इधर भी 2 टैक्सेबल इवेंट्स है, जिस दिन आपको रिसीव हुआ उस दिन आपका जो भी मार्केट वैल्यू है फिर से स्लैब रेट पे टैक्स हो जाएगा एज योर बिजनेस इनकम, क्योंकि आपने कंसल्टेंसी दी है, इट इज अ टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, तो बिजनेस इनकम के अंदर एज पर स्लैब रेट टैक्स हो जाएगा। और आपका जो भी एक्सपेंस है वो भी आप डिडक्ट कर सकते हो इधर, क्योंकि ये बिजनेस इनकम है, ये 115 बीबीएच जो 30% का सेक्शन है उसमें कवर नहीं होता है। तो आपका जो भी बिजनेस का इनकम है, चाहे इंटरनेट एक्सपेंस हो, लैपटॉप एक्सपेंस हो, आप उसे क्लेम कर सकते हो। तुम क्या और फिर कह रहे हो ये? मतलब तुम ये कह रहे हो कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स इसमें कवर होते हैं, मतलब जैसे कोई मार्केटिंग कंसल्टेंट है, इन्फ्लुएंसर है, मीडिया कंसल्टेंट है, वो इसमें कवर होते हैं, राइट? दैट इज व्हाट यू आर यस सेइंग? सर, यस दे विल बी कवर्ड हियर, क्योंकि जब हम 115 बीबीएच पढ़ेंगे उसमें बोला है कि अगर आपको क्रिप्टो में गेन करना होता है, और जब भी मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ वो मेरा रेवेन्यू होता है, गेन नहीं होता है। हम्म तो ये तो ट्रांसफर का केस नहीं है यहाँ पे। ये भी ट्रांसफर का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रिप्टो रिसीव हो रहा है, हमने ना क्रिप्टो किसी को बेचा है, ना ही उसे एक्सचेंज किया और ना ही सरेंडर किया है। तो जब तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो सेक्शन में फॉल ही नहीं करेगा। तो इधर फिर से आपका बिजनेस इनकम करके ये टैक्स, आपका जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट है अगर इंडिविजुअल हो तो उसके हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा इस पे। बिजनेस और यहाँ इनकम के पर एक और हिसाब बात होती है कि जब भी आपको इनकम हो रहा है तो आपको जीएसटी का भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस इनकम दिखा रहे हो तो जीएसटी का भी इम्पैक्ट आएगा उसमें। तो जीएसटी देना है उस पे।
हाँ, उस पे जीएसटी देना पड़ेगा अगर वो लिमिट क्रॉस हो रहा है तो इधर फिर से वो हमारा फर्स्ट टैक्सेबल इवेंट हो गया कि हमें क्रिप्टो मिला। अभी सेकंड टैक्सेबल इवेंट है कि हमने उस क्रिप्टो को बेचा। अगर इमीडिएटली बेचा तो फिर से हमारा कैपिटल गेन जीरो हो जाएगा, लेकिन हमने थोड़े समय बाद बेचा तो गेन आएगा। तो यही अब मैं एग्जांपल है। हाँ यस सर। एग्जांपल दो, हाँ ठीक है एग्जांपल दो। तो अनिल को 20,000 रुपए कंसल्टेंसी चार्जेस के लिए मिले ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, उसमें उसको इनकर हुआ 50,000 एक्सपेंस वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। यूएसडी का एक्सचेंज रेट था ऑन 31 ऑफ दिसंबर 80 रुपीज, हम्म, पर उसने बेचा 3 ऑफ जनवरी 23 को एट 81 रुपीज। हम्म, तो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा, हमारा $20,000 को हम 80 रुपीज एज ए बेस लेके कन्वर्ट कर लेंगे 16 लाख रुपीज में। हम्म, हमारा एक्सपेंस जो भी है 50,000 का उसमें रिड्यूस हो जाएगा और टैक्स टैक्स स्लैब से उस पर टैक्स लग जाएगा। हम्म, अभी कैपिटल गेन्स में हमने बेचा था 81 रुपीज पर यूएस डॉलर। हम्म, तो 16,20,000 का हमारा सेल वैल्यू था, और हमारा जो भी फेयर वैल्यू जो हमने बिजनेस इनकम में दिखाया था 16 लाख रुपीज, वो हमारा हम्म, कॉस्ट हो जाएगा। ऑन द गेन्स हम्म, ऑफ 20,000 6 लाख 240 का आप पे टोटल टैक्स लगेगा सेस मिला के, और फिर ऑन ए नेट बेसिस आपको पे करना पड़ेगा बिजनेस इनकम पे 2,88,600। कैपिटल गेन्स पे आप पे करोगे 6,240, और उसमें से टीडीएस 16,200 रिड्यूस हो जाएगा। ये 1% टीडीएस तुमने किस चीज पे लेस किया? अच्छा, टोटल उस पे ऑन सेल वैल्यू पे, वैल्यू, सेल ऑन वैल्यू पे सेल। टीडीएस कटेगा सर। तो ये 16,200 इतना बड़ा टीडीएस कटेगा, तो ये रिफंड कैसे मिलेगा फिर इसका? जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमारा जो भी इधर नेट टैक्स है, नेट टैक्स पेबल है, तो उसमें से वो हम्म, रिड्यूस हो जाएगा। अगर हमारा टैक्स पेबल इधर हम अज्यूम करते हैं कि टैक्स पेबल सिर्फ 10,000 था, लेकिन टीडीएस कटा है 16,200 का, तो हम्म, 6,200 हमको रिफंड मिल जाएगा। हम्म, हम्म। तो तो ये हमने। यस सर। बेसिकली ये है कि इसका मतलब काफी सारे लोगों में जो ये पैनिक था कि क्रिप्टो इनकम अगर आएगी वो भी 30% है, नहीं, इनकम अगर आ रही है तो आप उसके अंदर नॉर्मली अपने लॉसेस को लेस करने के बाद वो बिजनेस इनकम है और उस पे नॉर्मली आप जैसे टैक्स जमा करते थे करो। आइडियली जिस दिन आ रही है उसी दिन सेल कर दो और यस। उसके बाद उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लो ताकि आपको टीडीएस और इनके चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। आप डायरेक्टली उसको इनकम में से अपना एक्सपेंसेस लेस करके उसको नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हो। यस सर। सो बेसिकली वही बेस्ट मतलब ऑप्शन आप राइट। सुन रहेगा रहे हो सर। बात को? मतलब ये आज कितनी बड़ी क्लैरिटी कंसल्टिंग, मिली है। मुझे मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। जैसे कंसल्टिंग में क्या होता है कि मैंने किसी को कंसल्ट किया, ठीक है, $20,000 में, और मेरी खुद की एक्सपेंसेस लग गए $5,000। तो क्या मेरे को, लाइक उसका उसका क्या सीन होगा? क्या मैं $15,000 के ऊपर फिर अपना टैक्सेशन भरूंगा, या व्हाट व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि जो नॉर्मली नॉर्मली जो होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि इफ यू हैव लाइक 20,000, अगर आप 20 लाख रुपए आपकी लाइक कंसल्टिंग फीस है, उसमें 10 लाख रुपए एक्सपेंसेस हो गए, तो बचे हुए 10 लाख के ऊपर टैक्स लगता है। तो इसमें क्या रहेगा आफ्टर लाइक यू हैव अर्नड इन क्रिप्टो बाय कंसल्टिंग समबडी? तो यहाँ पर एक मेन, ये थोड़ा बहुत डिटेल्ड हो गया तो मैं समझा देता हूँ। जब भी आप बिजनेस इनकम डिक्लेयर करते हो तो बिजनेस इनकम पे सेक्शन लगते हैं उस पे, और उधर एक्सपेंस में लिखा होता है कि आपका 10,000 से ज्यादा का एक्सपेंस कैश में नहीं होना चाहिए। तो अदर देन कैश आप कुछ भी बैंकिंग मीन्स को यूज करके आप उसको एक्सपेंस करो, हम अलाउ कर देंगे, लेकिन 10,000 से ज्यादा आपने अदर देन बैंक में किया तो आपको वो अलाउ नहीं होगा। तो प्रणव, तुम्हारे केस में अगर 5,000 यूएसडीटी आपने फुल्ली यूएस डॉलर्स में स्पेंड किए है थ्रू अदर देन बैंकिंग मीन्स, तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसे आईएनआर में स्पेंड किया, या फिर आपने कुछ लैपटॉप खरीद लिया, या फिर कुछ अदर कंसल्टेंट की सर्विस ले ली, उसके लिए आईएनआर में पे किया सैलरी है। दे दी किसी को, आपके आपके किसी के हाँ, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी। वो अगर आईएनआर में दिया है तो वो डिडक्टेबल होगा, लेकिन क्रिप्टो में दिया है तो वो डिडक्टेबल नहीं होगा। आज तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को थैंक यू बोलना चाहिए, सोनू सोनू को, भाई को। वेब3 की दुनिया को, कि हम इस तरह के नरेटिव्स और इस तरह की क्लैरिटी लेके आ रहे हैं यार। मतलब आपको ये कहीं पे किसी भी जगह पे कंटेंट नहीं मिलेगा, इतनी क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, पैनिक को कम करना है और चीजों को डिटेल में समझना है। अब आपका थोड़ा थोड़ा ये क्लैरिटी आने लग गई है। प्लीज सोनू आगे चलिए। यस सर। तो हमने दो कवर कर लिए, जो कंसल्टेंसी था और सैलरी था, ये मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स के क्वेरीज थे, तो हाँ ये यार, सॉल्व। ये सबसे बड़ी जो सेगमेंट है ना, वो इसी में यस। फॉल करता है। मतलब जो
फिर अब ट्रेडर पे भी करेगा। लेकिन अगर तुम देखो काफ़ी सारे लोग जो कंसर्न थे वो जो इसमें करियर बना रखे थे, जिन्होंने या तो सैलरी ले रहे थे क्रिप्टो में या कंसल्टेंसी दे रहे थे, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। उसकी क्लैरिटी मिल गई। अब आगे-आगे तुम एयर ड्रॉप्स और इसकी बता दो। सो बेसिकली सर एयर ड्रॉप में भी हमारा ट्रांसफर का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि हमको क्रिप्टो मिल रहा है, तो उस पर हमारे जो नॉर्मल अदर इनकम है उसमें टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी मार्केट वैल्यू होगा वो टैक्स स्लैब से हमारे लिए टैक्स हो जाएगा। लेकिन इसमें एक इश्यू आ जाता है कि हमको टोकन तो आज मिला है, आज उसकी कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं, आज वो टोकन ट्रेड ही नहीं कर रहा है, तो तभी तो हम इसे अदर इनकम में नहीं दिखा सकते। तो इधर एक सॉल्यूशन है कि आप उसको डायरेक्टली जब भी आप सेल करोगे फ्यूचर में, तो तभी आप उस पूरे को 30% टैक्स से स्लैब 30% टैक्स रेट से उसको टैक्स करा दो, और आज आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो जिस दिन, तो इसमें एक समरी टाइप में मैं बोल दूं, तो अगर आपको आज टोकन मिला है और मार्केट वैल्यू है, तो मार्केट वैल्यू स्लैब रेट से टैक्स हो जाएगा। आपको टोकन मिला है और मार्केट वैल्यू नहीं है आज के लिए, तो आप उसको आज के लिए कुछ भी इनकम डिक्लेयर मत करो क्योंकि वो वर्थलेस है। जब भी आप फ्यूचर में उसको कोई अमाउंट के लिए सेल करोगे तब भी वो आपके लिए 30% से टैक्स हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल से इसको समझाऊं तो सेम एग्जांपल अनिल का, उसको मिले थे 10,094 XYZ टोकन्स ऑन 31 दिसंबर को ट्रेड हो रहा था और उसका प्राइस था 250 रुपीज। लेकिन अनिल ने उसको बेचा सिर्फ 3 जनवरी को 2023 फॉर 300 रुपीज। तो यहाँ पर हमारा अदर सोर्सेस का कैलकुलेशन होगा 10,094 टोकन्स, उस दिन की रेट, जिस दिन उसको एयर ड्रॉप मिला उस दिन का रेट था 250, तो एयर ड्रॉप इनकम हो गया 25,23,000, और इसमें से आपको टैक्स, आपका जो भी स्लैब रेट है उससे टैक्स हो जाएगा। अभी क्योंकि इसने उस इमीडिएटली नहीं बेचा और 2-3 दिन के बाद बेचा है, तो कैपिटल गेन्स फिर से लगेगा। जो भी हमारी सेल वैल्यू है, जो कि 10,094 टोकन्स मल्टीप्लाइड बाई 300 रुपीज ऑन 3 जनवरी 300 रुपीज पे हमने बेचा था, उसमें से हम हमारा फेल वैल्यू रिड्यूस करेंगे जो था 10,094 बाई 250 रुपीज। तो कैपिटल गेन्स पे हमारा 30% टैक्स लग जाएगा डायरेक्टली, और इसका कैलकुलेशन फिर से सेम रहेगा, जो भी आपका टोटल टैक्स पेएबल है उसमें से टीडीएस रिड्यूस होकर बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल था एयर ड्रॉप्स का। अभी एयर ड्रॉप्स में और 2-3 इश्यू आते हैं कि हम डिडक्शन ले सकते हैं क्या अगर एयर ड्रॉप्स है तो क्योंकि आप अभी हम, अगर मैं एग्जांपल दूं एप टोकन का, तो आपको एप टोकन जाके क्लेम करना था। जब आप क्लेम करोगे तो पहले आपको ब्लॉकचेन की वो गैस फीस लगेगी, और फिर नेक्स्ट आप उसको सेल करोगे तो उस पर आपको 0.3% या 0.2% का चार्जेस देना पड़ेगा। अभी ये चार्जेस आप डिडक्ट कर सकते हो अंडर सेक्शन 57, क्योंकि ये अदर सोर्सेज की इनकम है और हमारे 30% के टैक्स रेट में नहीं आती है, इसीलिए आप इसे अदर इनकम में डिस्क्लोज करके सेक्शन 57 करके एक डिडक्शन होता है, उधर आप ये पूरा नेटवर्क फीस या फिर ब्रोकरेज जो आपने पे किया उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ये एयर ड्रॉप्स के लिए था। तो अगर मैंने तो आजकल क्या होता है ना, एयर ड्रॉप्स 10-10 लाख रुपए के होते हैं। तो अगर मैंने 10 लाख रुपए का एयर ड्रॉप क्लेम किया है, उस पर भी मेरे को 30% टैक्स नहीं देना है। उस पर भी स्लैब रेट से ही लगेगा, 30% नहीं लगेगा। बट बात ये होती है कि पहली बात तो ये कि जो एयर ड्रॉप क्लेम होता है ना, अगेन वो क्लेम कस्टोडियल वॉलेट के थ्रू नहीं होता, तो डायरेक्टली वो इंडियन जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लेम होता है एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट में, जैसे कि मेटामास्क या फिर नोसिस सेफ के जो डिफरेंट। तो आपने सबसे पहले उसके अंदर क्लेम किया, उसके बाद आईएनआर अकाउंट में लाया, तो एक तरह से उसको आप इनकम ही लाइक बोल सकते हो ना, कि इट इज इन अ वे माय इनकम दैट आई हैव अर्न्ड थ्रू समथिंग। या यू कैन शो इट एज योर इनकम ओनली, और फिर अगर आप ज्यादा स्पेसिफिक होंगे तो इट विल बी बेटर, क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो सेम एप टोकन ही था, इसमें बहुत ज्यादा हाइप था, यानी कि डिपार्टमेंट विल आल्सो समवेयर, जब भी आपका स्क्रूटिनी आएगा तो अगर आप उधर उनको कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन दिखता है या फिर ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन दिखता है, तो उधर आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको ये एयर ड्रॉप मिला था या नहीं। करेक्ट करेक्ट। सो इट विल बी बेटर टू स्पेसिफाई इट एग्जैक्टली। राइट। और अगर मैं चाहूँ और लाइक मुझे इसको अपनी इनकम में नहीं लाना है, तो मैं इसको गिफ्ट भी कर सकता हूँ मेरे किसी दोस्त को, और वो अपने उस मतलब गिफ्टिंग के ऊपर तो कोई टैक्स होता नहीं है, राइट? हाँ, जब भी आप गिफ्ट करोगे आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वही मैं इधर कवर करता हूँ। गिफ्ट में 2 केस होते हैं, या आपने अपने ब्लड रिलेटिव्स को कोई गिफ्ट दिया है या फिर आपने अपने दोस्त या फिर कोई किसी और को गिफ्ट दिया है। तो अगर आपने ब्लड रिलेटिव्स को गिफ्ट दिया तो पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा आपके हाथ में, आपको भी टैक्स नहीं देना है, उनको भी टैक्स नहीं देना है ऑन रिसिप्ट।
लेकिन अगर आपने किसी और को दिया, वाओ, जैसे आपने अपने दोस्त को दिया है, ये यस यस प्रणव, आप कुछ बोल रहे थे? दोबारा बताना, दोबारा। हाँ सर, तो जैसे हमें गिफ्ट मिला है, तो उसमें दो केस हो सकते हैं, या तो आपको ब्लड रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिला है, या फिर आपको किसी और से कोई गिफ्ट मिला है। अगर आपको क्रिप्टो ब्लड रिलेटिव से रिसीव हुआ है, तो देने वाले पर टैक्स नहीं लगेगा और लेने वाले पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त को गिफ्ट किया है, तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन दोस्त के लिए अगर 50,000 एक्सीड हो गया, तो उसको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा एज पर स्लैब रेट। ये फर्स्ट केस हो गया जब क्रिप्टो ये हमें रिसीव हुआ। इसमें एक और केस होता राइट। है कि अभी मैंने मेरे ब्लड मतलब रिलेटिव्स को, मतलब यस सर, मैंने अगर अपने भाई को दिया, मेरा भाई है, तो मैंने उसको टैक्स अगर दिया तो एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? नहीं लगेगा, ऑन रिसिप्ट टैक्स नहीं लगेगा सर। लेकिन अगर उन्होंने 2-3 महीने बाद बेचा उसको, उस पे लगेगा। तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन उधर एक पॉइंट है कि हुँ, आपने बेचा, अगर आपने एक बिटकॉइन दिया अपने भाई को, उन्होंने आज नहीं बेचा, उन्होंने 3 महीने बाद बेचा, अट से हुँ, 40 लाख रुपीस उन्होंने बेच दिया बिटकॉइन को। उस पर कॉस्ट जो रिड्यूस होगा वो आपका परचेजिंग कॉस्ट था। जो भी आपका परचेजिंग कॉस्ट था उस एक बिटकॉइन के लिए, वो उनके लिए रिड्यूस हो जाएगा। और फिर जो भी उनका इनकम बचेगा उसके बाद में उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा 30% से। ठीक है। और अदर्स तो के लिए क्या है? अदर्स के लिए जो भी उनका गिफ्ट, ऐसे अदर इनकम में जो भी टैक्स हुआ है, अगर वो फुल्ली टैक्स हो गया है तो वही उनका कॉस्ट हो जाएगा। अगर उनको 50,000 तक था, एग्जेम्प्ट हो गया था, तो जो भी प्रीवियस हुँ, ओनर जिसने भी गिफ्ट दिया है उसका जो कॉस्ट था वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं ये सिंपल ये में ये बताऊं, ना मेरे को हाँ हाँ पता है, एक सेकंड में बता रहा हूँ कि ये जो सेशन है ना, बाकियों का तो नहीं पता, इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला है। भाई, जो मुझे इंडिया मुझे पर्स नेगेटिव मुझे सेंटीमेंट मिला। बन रहा था ना। तो मुझे पर्सनली मिला है। अब अगर मुझे मिला, तुम्हें मिला, तो तुम समझ सकते हो कि फिर जो इकोसिस्टम है, उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए जब ये सोनू ने रात थ्रेड लिखा था, मैंने रात ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सोनू के साथ इसका वीडियो मॉर्निंग में प्रणव के साथ बनाऊंगा। बस टाइमिंग मेरे को कंफर्म करनी थी और इमीडिएटली हमने वीडियो बना लिया। बिल्कुल, तो मैं एक बात फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ गाइस। पहली बात तो ये कि आपका पूरा फोकस होना चाहिए वैल्यू क्रिएशन में। Also, government of India is not blocking you from value creation in the Web3 world, in the crypto world as well. और सोनू ने आज ये प्रूव कर दिया है with this thread. यस सर। तो मैं गिफ्ट का प्रोविजन एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। जब भी हमें क्रिप्टो मिलता है किसी ब्लड रिलेटिव से गिफ्ट के तौर पे, उन पर टैक्स नहीं लगेगा पहली बात तो, क्योंकि उधर ट्रांसफर नहीं होता है। गिफ्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। और जब मेरे को गिफ्ट मिला है, अगर ब्लड रिलेटिव से मिला है तो मेरे को भी एग्जेम्प्ट है, जिस दिन मिला उस दिन एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर मेरे दोस्त ने मेरे को गिफ्ट दिया है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो मेरे को पूरे पे टैक्स देना होगा। ये पूरा सिनेरियो हो गया जब जिस दिन मेरे को क्रिप्टो मिला। अभी अगर मैंने बाद में इसको बेचा, तो जो भी मेरी सेल वैल्यू थी उसमें से रिड्यूस करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट कैसे होगा? अगर मैंने ब्लड रिलेटिव से लिया है तो उनका जो भी परचेस कॉस्ट था उसको हम रिड्यूस करेंगे। और अगर मेरे को मेरे दोस्त ने दिया था और वो 50,000 से ज्यादा था, मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गया था, तो वो जितना भी अमाउंट टैक्सेबल था वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा और प्रॉफिट पे मेरे को 30% से टैक्स देना पड़ेगा। और जो भी ब्लड रिलेटिव है Okay, उनका पूरा मैंने इधर चार्ट डाल दिया कि किस किस केस में कौन ब्लड रिलेटिव हो जाएंगे। तो ये पूरा चार्ट है। वाह। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं माइनिंग। सो जैसे हमने देखा था कि पूरा लोकसभा में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि आपको माइनिंग का अगर कोई भी कॉस्ट है तो वो रिड्यूस नहीं होगा। लेकिन मेरा ये एक व्यू है कि माइनिंग उस सेक्शन में कवर ही नहीं होता है, क्योंकि फिर से हम वही ट्रांसफर के डेफिनेशन पे आते हैं। ट्रांसफर का डेफिनेशन कहता है कि या तो आपने सेल किया होना चाहिए, या आपने एक्सचेंज किया है, या फिर आपने असेट को सरेंडर किया है। और अगर मैं माइनर हूँ, मेरे को ये तीनों में से कोई भी एक भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है आगे से।
तो इस वजह से ये फिर से उस सेक्शन में फॉल ही नहीं करेगा और आपको जो भी नॉर्मल बिजनेस इनकम है उस रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम वो सेक्शन भी देखते हैं, उधर उन्होंने स्पेसिफिकली माइनिंग के लिए वो सेक्शन बनाया ही नहीं है। वो सेक्शन जनरली बनाया है कि अगर आपने कोई भी क्रिप्टो ट्रांसफर किया है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो उस वजह से फिर से हम ट्रांसफर का डेफिनेशन देखते हैं तो माइनिंग भी उसके अंदर फॉल नहीं करेगा। उस वजह से जिस दिन भी आपको रिवॉर्ड मिला आप स्लैब रेट से उस पर टैक्स दे दो एज बिजनेस इनकम, और फिर अगर आपने उसको होल्ड किया और थोड़े दिन बाद उसको बेचा तो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर 30% से टैक्स लग जाएगा। राइट। तो ये मैं ना इसके ऊपर सोनू थोड़ा और सोनू इसमें इसमें ये कहा जा रहा था कि माइनिंग में जो खर्चा होगा वो लेस नहीं कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। अभी क्योंकि वो सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होता है तो वो कर पाएंगे सर। अच्छा। मतलब यस। जो माइनिंग रिग्स खरीदने में खर्चा होता है उसकी बात कर रहे हैं वो और पूरा एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें और हैश पावर जनरेट करने में। वो पूरा आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो सर, क्योंकि अगर मैंने उस इनकम को, वो इनकम मेरे को मिला है, मैंने किसी को बेचा नहीं है, वो अभी आगे वाले ने मेरे को बेचा होगा उसका टैक्स मेरे को नहीं देखना है। अगर मैं माइनर हूँ और मेरे को रिवॉर्ड मिला है तो मेरा रिसिप्ट हो गया, जो कि ट्रांसफर के डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। और अगर वो कवर नहीं हो रहा है तो मैं नॉर्मल बिजनेस इनकम से उसको डिक्लेयर करूंगा। करेक्ट। इसमें इसमें पता है मैं एक स्टेप और आगे जाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि माइनिंग धीरे धीरे वैनिश हो रहा है, मतलब वैनिश नहीं हो रहा है, उसको कम लोग कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक बेस्ड वैलिडेशन बिजनेसेस बहुत लोग रन कर रहे हैं। तो उसके यस अंदर क्या केस होगा? क्योंकि प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है दैट यू हैव टू स्टेक सम लाइक परसेंटेज ऑफ द टोकन, एंड बेस्ड ऑन योर परसेंटेज स्टेक यू रन अ कंप्यूटेशन एंड यू अर्न रिवॉर्ड्स बेस्ड ऑन योर यस। स्टेक, राइट? तो इसके अंदर कुल मिला के कैसा टैक्सेशन होगा? सबसे पहले तो जो स्टेकिंग अमाउंट है उसके ऊपर क्या टैक्सेशन होगा? मेरे को ऐसा लगता है जीरो होगा। इट इज होल्डिंग इन अ वे, हाँ होल्डिंग हाँ। द टोकन, तो राइट? बेसिकली जो हमारा दूसरी बात, ये जो उन्हें इनकम आएगी आफ्टर स्टेकिंग। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ प्रणव, आपका पॉइंट कंटिन्यू करो। पता नहीं हम दोनों के बीच में शायद एक लैग है, बट हाँ। मैं यही बोल रहा था कि प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर एक तो वैलिड एक टोकन स्टेक करके रखना पड़ता है मशीन के अंदर, राइट? वो एक तरह से बिजनेस इनकम भी है, और दूसरी बात वो होल्डिंग ऑफ टोकन भी है, ठीक है? यस। और दूसरी बात, बेस्ड ऑन द मनी दैट अ वैलिडेटर कंप्यूटर इज होल्डिंग, ही गेट्स रिवॉर्ड्स एवरी मंथ, एवरी यस। इपॉक बोलते हैं उसको क्रिप्टो टर्म्स में, बट इट इज एवरी 28 डेज और एवरी 30 डेज बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल। उसके ऊपर क्या टैक्सेशन रहेगा? तो उसके ऊपर फिर से हम पहली बात ये देखेंगे कि ट्रांसफर का डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। और ट्रांसफर का डेफिनेशन सेटिस्फाई तभी होगा जब हमने सेल किया होगा, या फिर हमने एक्सचेंज किया, या फिर हमने सरेंडर किया है। और जब भी मेरे को स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलेगा तो मेरे उधर तीनों में से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इस वजह से वो फिर से मेरा बिजनेस इनकम हो जाएगा और जो भी मेरा एक्सपेंस था वो मैं क्लेम कर सकता हूँ ऑन रिसिप्ट। लेकिन अगर फिर से मैंने उसको होल्ड किया और फिर 2-3 महीने बाद बेचा तो उस पर 30% से टैक्स लग जाएगा, जो भी आपका प्रॉफिट है उस पर। तो मैं अपनी जो स्टेक्ड मनी है उसको एज अ बिजनेस इनकम, बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकता हूँ ये स्टेकिंग हाँ बिजनेस में? हाँ, आप उसको पूरा बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। जो भी आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो आपने स्टेक करके टोकन रखे हैं वो बिजनेस एक्सपेंस हो गया, और जो आपको रिवॉर्ड मिले जा रहे हैं वो तो बिजनेस इनकम भी हो सकता है? नहीं नहीं, जो आपने स्टेक किया है वो आप भूल जाओ, उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जो भी अच्छा। रिवॉर्ड्स मिल रहा है, और उसके लिए हाँ। अगर आपने कोई सिस्टम चलाया है टू टू बी ए पार्ट ऑफ दैट नोड ऑपरेटर, तो उस सब का आप डिडक्शन ले सकते हो। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। वो टोकन होल्डिंग करने का उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। राइट राइट राइट, एक तरह से ये यील्ड फार्मिंग भी इसी बेसिस पे चलेगा, राइट? वही आपका नेक्स्ट यस। सेक्शन भी रहेगा। हाँ, जो भी आपका यील्ड फार्मिंग है, लेंडिंग है, या फिर आपने किसी जगह पे स्टेक किया, जैसे बाइनेंस सेविंग्स में स्टेक किया और आपको इंटरेस्ट इनकम हुआ है उधर से, वो पूरा भी आपको अदर इनकम मान के आप उसको स्लैब रेट पे टैक्स कर सकते हो। राइट। तो यील्ड फार्मर्स, एपीआर वालों को भी, डीफाई जो वो होता है ना, डीफाई एग्रीगेटर्स, इनको भी कोई दिक्कत नहीं है, दे आर आल्सो नॉट अंडर। तो फिर ये बताओ यार, 30% टैक्स में आता कौन है? ये सब जब भी नहीं आ आप रहे तो। ये मेजरली तभी लगेगा जब आपने कोई एसेट को बेचा हो या फिर आपने उसको एक्सचेंज कर लिया। मेजरली यहाँ पर जो जो चीज कवर होगी वो आपकी ट्रेडिंग, स्वैपिंग, वही चीजें कवर होंगी अच्छा मेजरली।
अच्छा अच्छा, यानी कि आपने जब ट्रेड किया तभी 30% टैक्स लगेगा ऑन इट। यस, हाँ। राइट राइट और राइट। जो भी आपका ठीक है। यील्ड फार्मिंग, टेकिंग, लेंडिंग या फिर इंटरेस्ट इनकम है, वो पूरा आपका अदर इनकम ही आप स्लैब रेट से उसको टैक्स करवा सकते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर एक जब और इसके अंदर, हाँ, हाँ। हाँ हाँ, आप शायद नीचे आएगा वो, मैं बात करने वाला था अर्ली इन्वेस्टर्स की, वो किया क्या आपने कवर? नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। यानी कि सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ वेब 3 में, ठीक है, और हुँ, मैंने हुँ। $0.02 पे जब आईईओ हो रहा था, सपोज चेनलिंक हुँ, का, हुँ। तब हुँ, मैंने हुँ। आईईओ के अंदर $0.01 के अंदर चेनलिंक ले लिया, राइट। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अब मैंने तो इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, बट वो इन रिटर्न मेरे को टोकन एज अ रिवॉर्ड देता है हुँ, हुँ। $0.01 में। उसके हाँ, बाद जब हाँ। उसका टोकन लॉन्च होता है, हुँ, तो हुँ। सपोज $10 पे लॉन्च होता है, हुँ, तो जो हुँ। मुझे 100x का प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर कैसा टैक्सेशन होगा? इसको बोलते हैं वेब 3 इन्वेस्टर्स, हुँ, जो हुँ। अर्ली स्टेज इन्वेस्ट करते हैं ना कंपनियों में, हाँ, उसका हाँ। क्या प्रोविजन है? तो उस पर फिर से, क्योंकि जब मैंने इन्वेस्ट किया तभी तो टैक्सेबल इवेंट नहीं है, अच्छा। ठीक है? जब भी मैंने उसको परचेज़ किया तभी कोई टैक्सेबल इवेंट नहीं है, लेकिन जिस दिन मैंने उसको बेचा, वो मेरा ट्रांसफर डेफिनिशन सैटिस्फाई हो गया कि मैंने उस ओ, असेट को सेल किया है, तो तब आपको 30% से उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे, अगर मैंने $0.01 में चेनलिंक लिया था एज एन अर्ली इन्वेस्टर, तो हुँ, हुँ। जब मैंने $10 पे बेचा, तो $100 हुँ, का जो मेरे को प्रॉफिट हुआ, उस पे यस, 30% टैक्स लगेगा। यस, उस पे 30% टैक्स लग जाएगा। अरे, ओके ओके। नाइस नाइस। तो मेजरली ठीक है। अगर ये पूरे सेक्शन को एक समराइज़ कर दूँ तो, अगर आप कोई भी इकोसिस्टम में पार्ट हो एज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप उधर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप उधर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप पर 30% से टैक्स लग जाएगा। करेक्ट करेक्ट। एक 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 लास्ट है जो आपने शायद कवर नहीं किया, मैं आपको एक्सटेंड करे जा रहा हूँ, पर मेरे को ना बार बार नए सिनेरियोज आ रहे हैं। तो एक और लास्ट है जो, अगेन, आर इन कॉन्वर्जेशन मुझसे, एटलीस्ट काशिफ भाई को तो और 100 से 1000 लोग मैसेज करते होंगे, मुझे कम से कम 10 लोग मैसेज करते हैं कि इंडिया इज नॉट लाइक अ प्रोग्रेसिव नेशन इन दोस टर्म्स। तो मैं उसी बात को क्लैरिफाई करते हुए ये बात भी पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं एक वेब 3 कंपनी बनाता हूँ इंडिया में, वेब 3 प्रोटोकॉल बनाता हूँ और टोकन में रेस करता हूँ पैसा, हुँ, हुँ। तो उसके अंदर क्या सिनेरियो रहेगा? तो अभी ये बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि टोकन सेल को हम कैसे मानेंगे? पहली बात तो मैं बता दूँ कि इंडिया में आप पब्लिक मनी रेज़ नहीं कर सकते हो। चाहे आप टोकन भी दे रहे हो, पर इट इज़ नॉट लीगली वैलिड इन इंडिया। तो दूसरी बात, अगर हम इसे इक्विटी की तरह ट्रीट करते हैं कि आपने इक्विटी दिया है, फिर वहाँ पर लीगल वैलिडिटी ये आएगा कि क्या हम टोकन को एक सिक्योरिटी मान सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको सिक्योरिटी नहीं मानोगे, वो इक्विटी नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर अभी के लिए तो वो पूरा ग्रे एरिया है कि आप उधर उसको इक्विटी मान के टैक्स नहीं दे सकते हो, या फिर वो आपको रिसीव हुआ है, आपका बिज़नेस इनकम हो जाएगा और उसको आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो अब फिलहाल के लिए ओ, तो ये ग्रे एरिया है। ये आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा लॉयर से कंसल्ट करके कि हम इस पर क्या स्टैंड ले रहे हैं। या तो हम इसे इक्विटी कंसीडर करेंगे या फिर हम इस पर टैक्स दे देंगे, जो भी है। करेक्ट करेक्ट। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आप कोई टोकन सेल कर रहे हो या वेब 3 कंपनी बना रहे हो, उसे सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट कर दो या फिर दुबई में, और उधर से रेस करो। फिर आप इधर पैसा लेके आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, लेकिन नॉर्मली डायरेक्टली पता इधर है से रेस मत करो। यूएस के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जो एंटिटी होती है ना, जो इस पर्टिकुलर हुँ, हुँ। प्रोटोकॉल पे काम करती है, वो यूएस बेस्ड होती है, पर दे हैव अ टोकन रेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आउट ऑफ सिनेमन आइलैंड या फिर कहीं और। हाँ, तो ये हाँ। काफी, मतलब, ऐसी कोई बात नहीं कि इंडिया ने बहुत बड़ा एकदम पाप कर दिया है, ऐसा कुछ। हाँ, हाँ। एग्ज़ैक्टली। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो कि हम नॉर्मली करते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो इस पर हमारा जो भी है फ्लैट 30% टैक्स लग जाएगा, और आपका जो भी सरचार्ज है उस हिसाब से सरचार्ज और सेस लग जाएगा। टैक्स होगा ओनली ऑन प्रॉफिट्स, यानी कि आपका जो भी लॉस है वो पूरा आप भूल जाइए, उस पर हम कोई डिडक्शन नहीं देंगे, सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स लग जाएगा। और डिडक्शन एक ही अलाउ होगा, जो जो भी आपका परचेज प्राइस है। यानी कि अगर आपने कोई ब्रोकरेज पे किया है एक्सचेंजेस को, या फिर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया हो अगर लोन बोरो करके ट्रेड कर रहे हो, या फिर आपने कोई रॉयल्टी पे किया है एनएफटी सेल करते वक्त, तो पूरा आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसे आप आईटीआर में कैपिटल गेन्स के तौर पे डिस्क्लोज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बोरोइंग की तरफ। तो अगर कोई भी लॉन्ग टर्म होल्डर है, तो उनके लिए ये मेन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा
कि अगर आप बोरो करते हो लोन को, अपने क्रिप्टो असेट को कोलेटरल रख दिया और आपने लोन बोरो किया, वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आपने उस बोरो मनी को यूज किया और ट्रेड करके प्रॉफिट कमाया, तो उस पर आपको नॉर्मल 30% से टैक्स लग जाएगा, जो भी प्रॉफिट अमाउंट है। इधर मेन पॉइंट ये है कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आप 30% टैक्स दो और आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, लेकिन कोई इमरजेंसी की वजह से आपको कोई 2% 3% आपके टोटल पोर्टफोलियो का अमाउंट चाहिए, तो आप बोरो करके उसे यूज कर लो, फिर रीपे कर देना। इससे आपको 30% डायरेक्टली नहीं लगेगा टैक्स, क्योंकि आपने असेट को सेल नहीं किया है। तो अगर आप चाहो तो कभी भी इमरजेंसी में थोड़ा बहुत ऐसे बोरो करके यूज कर लो, इससे कि आपको असेट बेचना ना पड़े और 30% टैक्स भी आप पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको पूरा मेजॉरिटी पोर्टफोलियो आपको बेचना है, तो फिर आप नॉर्मली बेच लो, ये बोरोइंग में मत जाना। मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? सपोज मेरा एक दोस्त है, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, उसने कहा यार पैसे चाहिए। मैं कहा यार पैसे तो नहीं है, क्रिप्टो है। तो उसने कहा ठीक है, मेरे को क्रिप्टो ट्रांसफर कर दे, मैं उसको कैश कर लूंगा। मैंने उसको क्रिप्टो दिया उधारी के रूप में, उसके केवाईसी एक्सचेंज में। उसने उस क्रिप्टो को लिया और सेल करा और अपना काम पूरा कर लिया। इस चीज को कैसे ट्रीट करेगा वो? क्या ये मैंने गिफ्टिंग की नीयत से नहीं दिया, मैंने उसको बोरिंग दिया और उसकी इंटेंशन है कि उसे मुझे रीपे करना है। उस केस में कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो सर इधर मैं इसको दो पार्ट में बांटना चाहूंगा। एक आपने जो डिसेंट्रलाइज्ड है उस पे किया है, या फिर आप एक पर्सन के साथ कर रहे हो। और अगर आपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे किया, जैसे आवे नहीं, कंपाउंड उधर से, मैंने सेंट्रलाइज पे किया, ये लेके चलो, मैं यस, सेंट्रलाइज पे किया। तुम हाँ दोनों सर। एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत तो अगर आप आवे या फिर वैसे प्लेटफॉर्म से करते हो, तो आपका नॉर्मली ब्लॉकचेन पे आ जाता है, तो उसके लिए आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रूव करने के लिए कि आपने बोरो किया था या फिर लेंड किया था। लेकिन अगर आप किसी एक पर्सन को ऐसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए ये बेटर रहेगा कि आप उसके लिए अग्रीमेंट बना दो कि मैंने आपको इतना क्रिप्टो दिया है एज ए लोन एट दिस इंटरेस्ट रेट, तो आपको कितने पीरियड में वो उसको रीपे करना है, वो पूरा टर्म्स डाल के अगर आप एक अग्रीमेंट बना के फिर ट्रांसफर करते हो, देन इट इज बेटर। तभी वो टैक्सेबल इवेंट नहीं माना जाएगा। टैक्सेबल इवेंट किसके लिए? आप दोनों के लिए, क्योंकि उसको रिसिप्ट हो रहा है। अगर रिसिप्ट हो रहा है तो वो नॉर्मली इनकम माना जाएगा, लेकिन उसका वो जो उसको मिल रहा है वो एक एक्चुअली एक लोन है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा अगर एक वैलिड अग्रीमेंट है तो। और उसने अगर सेल किया और आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया, वो इशू नहीं है सर, दैट इज नॉट अ इशू। तो बेसिकली उसकी इनकम नहीं है, उसको मुझे ये वापस करना है। यस, उसको वापस करना है। लेकिन अगर उसने उसको उस अमाउंट को यूज करके ट्रेडिंग किया और फिर प्रॉफिट हम्म, कमाया, तो उस प्रॉफिट पे उसको टैक्स देना पड़ेगा, और जो वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा वो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, अब सपोज करो, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, क्या चीजें है यार, मतलब क्या डिस्कशंस कर रहे हैं हम लोग, यही तो क्वालिटी डिस्कशन चाहिए। अब सपोज करो कि बंदा बोरो मतलब क्रिप्टो दे चुका है, मतलब उसको उधारी चाहिए थी, वो दे चुका है। अब उसको आज पता लगा ये वीडियो देखने के बाद कि यार मैंने तो जो दिया था उसका मैंने एग्रीमेंट तो करा नहीं था। क्या आज कर सकता है एग्रीमेंट? हाँ, अभी भी कर सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये उसमें आप डाल अभी देगा कि इस तारीख को उसने पैसा अपने दोस्त को उधारी दी है, और ये मैंने उधारी की इंटेंशन से दी है, ये मुझे 0% इंटरेस्ट पे वापस कर देगा। सपोज उसको इंटरेस्ट नहीं चाहिए अपने दोस्त से, वो लिख देगा टीएनसी में कि मुझे 0% इंटरेस्ट पे ही वापस करेगा 1 साल में। सर अगर ये 0% होगा तो फिर उस पर ये कंटेंशन हो जाएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि ये इनकम है ना कि लोन है, क्योंकि 0% लोन को मानते नहीं है। तो इट इज हम्म, बेटर कि आप उसमें कोई क्लॉज डाल दो कि बेंचमार्क रेट से आप उस पर इंटरेस्ट ले सकते हो, जैसे आरबीआई का कोई भी 1 ईयर का रेट हो गया या फिर एसबीआई का रेट हो गया। ये वर्ड यूज कर दे, बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, और आप क्या यूज कर डालना ही सकते हैं। पड़ेगा, या डालना ही पड़ेगा 1% 2%? नहीं नहीं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, आप सिर्फ उधर लिख सकते बेंचमार्क हो कि 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर 1 ईयर आरबीआई इंटरेस्ट रेट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो आप। वो उस रेट से मुझे वापस करेगा, और उसका यस। एक एग्रीमेंट बना के उसे दे दो। हाँ चाहे सर, एक्चुअल अग्रीमेंट एक्चुअल होना में उससे चाहिए। लूं ना लूं, एग्रीमेंट में मेंशन कर दो। हाँ, अग्रीमेंट में होना चाहिए सर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। धन्य है, तो धन्य है, धन्य है। एक सेकंड, अब एक सेकंड, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब मैंने उसको उधारी दे दी, उसने आईएनआर में कन्वर्ट कर लिया, उसने अपने यूज में कर लिया, उसने मेरे को पैसे वापस कर दिए, किसी को कोई टैक्स नहीं लगा। यस। बट ये प्रूव होना जरूरी है कि उसने मुझे वो पैसे वापस करे, एक जो भी टाइम पीरियड है। यस, वापस करे और वो एक्चुअल में लोन था। वो लोन यस। था, मतलब 5 साल बाद मैंने डाल दिया कि 5 साल बाद मुझे वापस करेगा। एग्जैक्टली सर। अमेजिंग। ठीक है यार। तो ये पूरा था, अगर इसे स्मार्टली कोई भी यूज करना चाहता है तो
अगर इमरजेंसी नीड्स है तो विदाउट टैक्स इनकर करे ये पूरा ट्रांजैक्शन अपना कंप्लीट कर सकता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एनएफटीज की तरफ। सो एनएफटी फिर से हमारा जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट है उस डेफिनेशन में ही उसको डाल दिया गया है। तो इस वजह से अगर आपने कोई भी एनएफटी में ट्रेडिंग किया हो तो जो भी प्रॉफिट है उस पर 30% से आपको फ्लैट टैक्स लग जाएगा, और फिर डिडक्शन आपको जो भी एनएफटी परचेस प्राइस था उसी का मिलेगा। और एनएफटी में यूजुअली ये होता है कि उसका एक परसेंटेज जो भी क्रिएटर है उसको जाता है एज अ रॉयल्टी, तो उसका भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा इसमें से। यानी कि आपको जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस, उस पर फ्लैट 30% देना है। और गैस फीस जो इतनी लगती है ओपन सी पे? वो भी नहीं लगेगा, वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। अच्छा, तो एनएफटी लेना मतलब थोड़ा तभी लो एनएफटी, मेरा कहने का मतलब ये अपने ऑडियंस से तभी लेना यार जब तुम्हें ना उसको बहुत क्वालिटी एनएफटी ले रहे हो और बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करो। एनएफटी की ट्रेडिंग बहुत लुक्रेटिव नहीं होगी बिकॉज एनएफटीज में गैस फीस भी होती है और ज्यादातर एनएफटीज में लोगों को लगता है, भ्रम की स्थिति है कि एनएफटीज में बहुत प्रॉफिट होता है। 90% एनएफटीज में गार्बेज होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता। जिनमें प्रॉफिट होता है उनको आपको काफी लंबे हॉडल करना होता है। अब जैसे बोर्ड ऐप यार्ट और या क्रिप्टो पंक्स, लोगों ने 3-3 साल बोर्ड ऐप यार्ट को लोगों ने 6-6 महीने होल्ड करा, 7 महीने, तो जाके केम ऑन टू दिस ना। तो आप लंबी अवधि के लिए अच्छी एनएफटी लो। अगर आप ट्रेडिंग करने के चक्कर में एनएफटी के सेगमेंट में उतरोगे कि आज लूंगा और 10 दिन बाद, आपका कुछ नहीं होने वाला। गैस फीस दोगे, टैक्स दोगे, बहुत इश्यूज है। यस सर। सो एनएफटी एक्चुअली एनएफटी में ही बहुत ज्यादा लोग फंस सकते हैं, क्योंकि वहां पर या तो एक तो आपको ब्रोकरेज जाएगा जो भी एनएफटी 3-4-5% लेगा, रॉयल्टी हाँ, जाएगा 10-15-20%। हाँ, ढाई तो वो ये जाएगा, सबको आपको 2.5%। कंसिडर करके फिर कैलकुलेट मोटा करना मोटा पड़ेगा कि एनएफटी बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी यस सर। पड़ेगी एनएफटी। तो बट यहाँ एनएफटी पर यार इंडिया में इतना पॉपुलर भी नहीं है अभी। कोई ऐसा नहीं है कि लोग एनएफटीज को लेके ताबड़तोड़ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, मेरा मेरा ये मानना है कि ये भी धीरे धीरे इसके ऊपर चीजें लाएंगे। जब उनको आईपी वैल्यूएशंस के बारे में पता चलेगा ना, तो इसके ऊपर भी चीजें आएंगी। और मेरे को ऐसा लगता है आईपी बेस्ड रॉयल्टीज के ऊपर क्या सीन रहेगा इसका। सपोज मेरे पास एक बोडे प्याज क्लब है जो कि हम्म, डिज्नी ने यूज करा, ठीक है, और हम्म, उसने मेरे को उसकी रॉयल्टी दी। हम्म, वो तो बिजनेस इनकम हो गई ना। तो अगर वो कोई आपका बिजनेस एनएफटी, इनकम होगा। यस। राइट, नॉर्मली एनएफटीज को हम ऐसे ही इन्विजुअलाइज कर रहे हैं कि दे आर आईपीज ऑन द इंटरनेट दैट यू ओन, राइट। यस। अगर आप वैसे देखो, उस डेफिनेशन से देखो, तो एनएफटीज आर नॉट रॉन्ग। बट आप अगर लाइक ऐसे एकदम उल्टी सीधी एनएफटीज खरीदोगे तो देन इट डजंट मेक सेंस एनीवे। या राइट। सो वही है। राइट, सही है, सो सही है। इधर तक हमने बेसिकली जो भी मेजोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन एक क्रिप्टो इन्वेस्टर करता है वो पूरा हमने कवर कर लिया है। तो मैंने बेसिक एक 3-4 ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे कि जो मेरे को बहुत सारे यूजर्स ने पूछे थे। तो फर्स्ट था कि अगर मैंने $1000 प्रॉफिट कमाया बाई ट्रेडिंग और मेरा वॉलेट हैक हो गया, तो मेरे प्रॉफिट कमाने के बाद अगर मेरा वॉलेट हैक हो गया तो अभी भी मेरे को टैक्स देना पड़ेगा क्या? तो इसका आंसर ये है कि आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया है, वो टैक्सेबल इवेंट हो गया, आपका 30% देना पड़ेगा। और क्योंकि आपका वॉलेट हैक हो गया, वो आपका लॉस है और लॉस का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा आपको। तो मतलब ये तुम ये कह रहे हो कि अगर किसी के क्रिप्टो पे उसने प्रॉफिट बनाया, इररिस्पेक्टिव, वो तो टैक्सेबल इवेंट है। अगर लेकिन हैक हो गया तो लॉस डिडक्ट नहीं होगा। इसलिए गाइस, बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर क्रिप्टो बिकॉज प्रॉफिट पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर लॉस हो गया हैक की वजह से तो वो एडजस्ट नहीं होगा। यस। तो तभी बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर पूरा फंड हैक हो गया तो फिर उनको अपने सेविंग से निकाल के टैक्स देना पड़ेगा। तो इट इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द कम्युनिटी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। क्योंकि हैक्स बहुत कॉमन है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो शायद उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए था, लेकिन अभी के लिए तो कुछ भी नहीं उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर मैं डेक्स यूज करूंगा तो गवर्नमेंट फाइंड आउट नहीं करेगा। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि अगर वो चाहे तो कुछ भी ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूरा अनोनिमस हो सकते हो। अगर आपने किसी भी केवाईसी एक्सचेंज से लिया है तो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट कि आपका वो डेक्स अकाउंट किससे लिंक हुआ है। तो ऐसा जस्ट डोंट ट्राई टू हाइड योर इनकम, जो भी है आप दिखा के उस पर टैक्स पे कर दो। करो तो भाई करो, टैक्स जमा करो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके ऊपर शुड गाना आई। बना दिया जाए यार। एक ना हाँ। एंथम होना चाहिए। हम्म, प्रणव उसका म्यूजिक डायरेक्टर होगा। हाँ। शुड आई पे जीएसटी ऑन एनएफटी फ्लिप्ड?
तो अगर मैं तो ये मैं रैपर हूँगा, मैं रैपर हूँगा और सोनू भाई डायरेक्टर होंगे। मैं सिर्फ रैप करूँगा। या यार इतना इंटरेस्टिंग सेशन हो गया कि हमने ना एक्चुअली आज आर्टिकल्स भी कवर करने थे, लेकिन मुझे लगता है कि आज तो इसी में निकल गया। बट आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट था यार। क्यों प्रणव, व्हाट डू यू से? प्रणव का फ्रीज हो गया। हाँ आगे करिए। या सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या मेरे को जीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन एनएफटी अगर मैंने फ्लिप किया या फिर मैंने खुद क्रिएट किया है? तो आइडियली मेरे को जीएसटी का उतना कोर नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने जीएसटी में स्पेशलाइजेशन नहीं किया, लेकिन जितने भी सीएस से मैंने बात किया जो स्पेशलाइज करते हैं जीएसटी में, उन्होंने ये बात कही है कि अगर आपने एनएफटी क्रिएट किया है तो उस पर तो जीएसटी लगेगा। अगर आप एनएफटी क्रिएटर हो तो उस पर आपको जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर आपने एनएफटी फ्लिप किया है उस पर अभी भी ग्रे एरिया है कि क्या हम उसको कवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि और 3-4 लोगों से बात करके फिर एक डिटेल थ्रेड बनाऊं तो उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है जी, ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैंने ट्रांसफर किया क्रिप्टो को मेरे एक्सचेंज वॉलेट से मेटामास्क वॉलेट में, क्या उस पर टैक्स लगेगा या फिर टीडीएस लगेगा? तो इसका आंसर है नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हुआ है, आपने ना ही किसी को बेचा है ना ही किसी के साथ एक्सचेंज किया है। ये सिंपल ऐसे हो गया कि आपने अपने एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में क्रिप्टो डाल दिया, तो ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट था कि अगर मैंने बिटकॉइन में लॉस किया 500 का और बिटकॉइन में ही गेन किया 1000 रुपीज का, तो उस पर मेरे को किस अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा? तो इस पर अगर हम सेक्शन जो बोलना चाहते हैं उसको अगर हम देखेंगे, सेक्शन बोल रहा है कि प्रॉफिट पे आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपए पर ही आपका 30% लगेगा। चाहे आप बिटकॉइन में ही प्रॉफिट गेन करो या फिर आप किसी और में प्रॉफिट गेन करो, आपको लॉस सेट ऑफ मिलेगा ही नहीं। जो भी आपका ग्रॉस गेन है उस पर ही 30% टैक्स लग जाएगा। चाहे सिंगल टोकन में किया है, लो प्रॉफिट सिंगल एंड टोकन लॉस। में ही क्या हो, यस सर। यार क्योंकि वो ये तो यार बेसिकली गलत ऐसे है मान यार रहे हैं थोड़ा कि सा। ये पूरा गैम्बलिंग ही है, आप पूरा गैम्बलिंग ही कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, तो इस पर हम आपको कोई डिडक्शन नहीं देंगे। तुमने एक अनिल कपूर की मूवी देखी है, जिंदगी एक जुआ? हाँ हाँ सर। नहीं देखिए, अरे क्या बात है, बहुत पुराने हो तुम। यस सर। तो बहुत बहुत पहले देखी थी। तो ऐसे जनरल मैंने नोट नहीं सारे। देखी है, पर मैं भी नया नहीं हूँ। अरे आज ही यूट्यूब पे देखना तुम, ये जिंदगी है एक जुआ। वो वाली मूवी देखना तुम, माधुरी दीक्षित है उसमें। श्योर श्योर। सो सर एक जनरल कम्युनिटी नोट है, जिस अगर आपको कोई भी क्रिप्टो इनकम हो रहा है तो इमीडिएटली आप उसे आईएनआर में कन्वर्ट कर दो और जो भी टैक्स पोर्शन है उसको विड्रॉ कर दो, ताकि अगर कल को कोई भी आपका लॉस हो गया बहुत बड़ा तो टैक्स के लिए आपको अपने सेविंग्स सब तोड़ने नहीं पड़ेंगे। रिस्क मिटिगेशन के लिए आप ये कर सकते हो, अगर टोकन होल्ड करना चाहते हो तो टैक्स अमाउंट को निकाल दो उसमें से, बाकी का आप होल्ड कर सकते हो। सो दैट्स इट अमेजिंग सर। अमेजिंग यार, पूरा अमेजिंग हमने कवर कर अमेजिंग। दिया। मतलब आज ये वीडियो, ये इतना जबरदस्त वीडियो बना है कि इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं स्पेशल 2 मिनट का एक वीडियो, सिर्फ इस वीडियो को देखने के लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि वेब3 की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो वीडियो था हाल ही में, वो ये था। और इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिले हैं इसमें, और इनफैक्ट इसको बहुत ढंग से बनाऊंगा ताकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग इसको देखें। प्रणव से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रणव, तुम्हारा जो नेटवर्किंग वाला, जो तुम्हारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में और डेवलपर्स में तुम्हारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उधर भी इस वीडियो को पुश करना, क्योंकि डेवलपर्स को डायरेक्टली पहली बार ये पता लगेगा कि उनको किस तरीके से टैक्स ट्रीटमेंट करना है। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। बिल्कुल, मेरे को भी बहुत ही मेरे को भी काफी चीजें सीखने को मिली इससे। और आई थिंक थैंक्स सोनू फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे को अभी जो मुझे नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ रहे थे इंडियन ट्विटर इकोसिस्टम से कि 30% टैक्स लगेगा, ये तो सरकार हमें खा रही है, वी हैव टू मूव आउट एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके ऊपर बहुत क्लैरिटी मिल गई। अगर आप एक कंसल्टेंट हो, अगर आप एक वेब3 डेवलपर हो जो एक वर्ल्ड के लिए काम करता है, एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए काम करता है आउटसाइड, देन देयर इज नो वरी टू पैनिक अबाउट। अगर आप एक क्रिप्टो क्रिप्टो के अंदर आप पहले आदमी हो,
then there is nothing to worry about. आपको एयरड्रॉप्स के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यील्ड फार्मिंग के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एनएफटी आईपीइंग के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और क्रिप्टो में पैसा कलेक्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी. So thanks Sonu for enlightening us. Also, one more important thing, Kashiv, EPNS is the sponsor of this show. इसका भी आप अभी वो शो एंड नहीं हो रहा है. म्यूट पे हो, सोनू आप के जाने के बाद म्यूट पे एक हो. सोनू के जाने के बाद एक दो आर्टिकल मैं चाहता हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हें लगते हैं वो हम फिर भी शेयर कर दें जाते जाते. सोनू को हम अलविदा कहते हैं, और अगर तुम एक दो आर्टिकल शेयर करना चाहो. श्योर सर. थैंक यू सर. थैंक यू ठीक काशिफ है सर. सोनू, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रणव. प्रणव, कोई आर्टिकल तुम्हें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें शेयर करना चाहिए इस वक्त? एक सेकंड. ठीक है, मैं क्लियरली आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, एक या दो आर्टिकल बहुत आज, क्योंकि हेलो. हाँ हेलो, आज क्योंकि इसी में हमारा लंबा शो चला गया. अगर तुम्हें लगता है नहीं कि फिर भी एक दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यू विल लाइक टू शेयर फ्रॉम योर साइड, देन वी कैन. ठीक है, तो मैं एक दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल बता देता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा माइंड बॉगलिंग है. द फर्स्ट वन बीइंग कि जो आई स्कैनिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट था ना, वर्ल्ड कॉइन, इट हैज रेज्ड $100 million. ठीक है. दिस इज अ वे टू डू सिविल रेजिस्टेंस. यानी कि अगर ऐसा हो दुनिया में कि सबके पास एक ही जैसा पैसा हो, सबके पास 100 रुपए हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड ऑन इक्वल ग्राउंड, एंड देन making progress and creating value. प्रणव, कुछ इंटरनेट का लैग है. आई थिंक कुछ इंटरनेट का लैग है. अगर तुम अपना वीडियो ऑफ करके भी बोल सकते हो, मतलब शायद बेटर होगा. अब सुनाई दे रहा है? हाँ, अब क्लियर सुनाई दे रहा है. वो थोड़ा इंटरनेट का इशू लग रहा था. एक सेकंड. अब क्लियर है क्या? हाँ, क्लियर है यार. ठीक परफेक्ट, है, पहले ठीक है. से सो बेटर है. सो सो मैं बता रहा था आपको, कॉइन एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है. एक तरह से अपडेट नहीं हो, एक तरह से एक्सपेरिमेंट है. ठीक है. सो देर इज अ कंपनी नोन एज वर्ल्ड कॉइन. what they are trying to do is create a civil resistance mechanism. So they are distributing certain x value to every human that exists in the world right now. आप सोचिए, अगर सबके पास 100 रुपए होंगे आज, ठीक है, आज की दुनिया में, एंड पीपल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन क्रिएट वैल्यू अपॉन इट, तो कैसा होगा दुनिया, राइट? इट्स अ वे टू क्रिएट सिविल रेजिस्टेंस, बिकॉज राइट नाउ there are some people who have more value, some people who start from less, right? And you don't know what will eventually happen, and some people have some kind of a leverage over others. But WorldCoin एक पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करके सबको इक्वल बेसिस पे चालू करने की एक तरह से मुहिम है. बहुत ही ज्यादा उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, बट बिटकॉइन वाज आल्सो अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट दैट टर्न्ड आउट टू बी सो ग्रेट. सो वर्ल्ड कॉइन हैज रेज्ड $100 million एट अ वैल्यूएशन ऑफ $3 billion. और वो टोकन पर वो पता है टोकन कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप आई स्कैन करो, और बेस्ड ऑन योर आई स्कैन यू विल गेट अ वॉलेट एड्रेस एंड यू विल गेट टोकन्स ऑन दैट पर्टिकुलर एड्रेस. तो दिस इज व्हाट वर्ल्ड कॉइन इज ऑल अबाउट. ये एक अच्छा अपडेट था. एक और जो बहुत ही अच्छी चीज निकल के आई इस वीक में, वो ये आपने देखा होगा शायद, टाइम मैगजीन लिस्ट विटालिक ब्यूट्रेन इन देयर फ्रंट पेज, लाइक द प्रिंस ऑफ क्रिप्टो हैज कंसर्न्स. पहली बात तो ये कि आप देखो विटालिक ब्यूट्रेन को, बीइंग such a person who has created such a big project. He's so humble. He has a t-shirt and a pajama and a very lagging figure. उसके ऊपर बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि अगर टाइम मैगजीन में आना था तो कुछ अच्छा मेकअप कर लेते. बट दैट्स हाउ क्रिप्टो इज. यू डोंट हैव टू बी pretentious about things. क्रिप्टो नहीं, मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा. दैट्स व्हाट विटालिक इज. मतलब मैं उस बंदे की रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है.
उस बंदे का मैं आपको लोगों को बता दूं, ही डजंट ड्रिंक, ही डजंट सोशलाइज विद पीपल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रिंक करना कोई गलत चीज है, सोशलाइज करना बुरी चीज है। उसको अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसको फंडे पर क्लियर है विटालिक के। आप ये देखो विटालिक का जो इम्पोर्टेंस है, आप देखो दुनिया में जितना भी अ, आज जो हम देख रहे हैं एनएफटीज के थ्रू मासेस एंटर कर रहे हैं क्रिप्टो को। अब लोग ना एनएफटीज के थ्रू जान रहे हैं, पहले पहले वो एनएफटी को जानते हैं, फिर वो क्रिप्टो को जानते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है, विटालिक ने जिस तरीके से इथेरियम को लाने के बाद जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो और प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट लेके आया, सोचो उसके बाद भी उसकी हम्बलनेस देखो, इज अ शेयर जीनियस। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, विटालिक ये भी कह रहा है कि जो चीज उसने बनाई उसकी वजह से कुछ कंसर्न्स भी हैं, काफी सारे लोग उसको मिसयूज भी कर रहे हैं। और विटालिक ये चाहता है कि गोइंग फॉरवर्ड एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जो मिसयूज है इकोसिस्टम का उसको कम किया जाए। बिल्कुल राइट, दैट्स व्हाट ही वांट्स टू डू। जब आईसीओ मेनिया हुआ था ना 2017 में अंदर, ही वाज दैट टाइम आल्सो वेरी कंसर्न्ड कि यार ये सब पंप डंप अगर होगा सिर्फ और सिर्फ एंड देयर इज नथिंग मोर दैट इज हैपनिंग अराउंड विद दिस, देन देयर इज अ चांस that like he would not want to stay in this particular thing. But eventually there was a bear market, people started building protocols, and now we are in different phase in web3, so he stayed, right? So this is what he is all about. Normally share geniuses don't value themselves as money oriented people. They value themselves as creators of something that can impact the world, and he's doing something similar. So काफी but मेरे को ऐसा लगता है टाइम्स मैगजीन could have done a better job. वो मतलब पता है और भी अच्छी चीजें बता सकता था, इथेरियम के बारे में बता सकता था, but all they highlighted was the prince of crypto has concerns. So anyways, that's how mass media is to web3 as well, so I have no shocks on that. एक लास्ट और बहुत ही अगेन इम्पोर्टेंट न्यूज मैं शेयर कर देता हूँ, दैट इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका एंड अगेन बेस्ड आउट ऑफ रेगुलेशंस. वॉरेन एलिजाबेथ वॉरेन, one of the proclaimed creators, one of the very crypto fanatic senator of US, उन्होंने बताया कि अभी तो पहली she thinks that crypto can be used to work around the regulations that America has put on Russia. अभी ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा हो पाया, बट शी थिंक्स लाइक दैट. सो शी हैज कम आउट विद द बिल विच सेज दैट अगर $10,000 से ज्यादा क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन हो रहा है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड अमेरिका आई मीन, तो उसके ऊपर एक पूरा रेगुलेशन है, उसको नोट डाउन कर देना चाहिए. एंड देयर हैज टू बी अ लीगल प्रोसेस टू वर्क ऑन इट, जस्ट लाइक द टीडीएस दैट इंडिया इज इंट्रोड्यूसिंग ऑन एवरी ट्रांजैक्शन दैट कम्स एंड गोज इन 1%. So this is another main thing that's coming around of the US Senate and the lawmaking firms. राइट, राइट, राइट। इनफैक्ट यार प्रणव, अभी जेनेट येलन का स्टांस एकदम चेंज हो गया। जेनेट येलन ने पहले कहती थी कि शी डजंट बिलीव इन बिटकॉइन, शी डजंट बिलीव इन क्रिप्टो। बट अभी जेनेट येलन ये बोल रही है कि क्रिप्टो का काफी रोल है अमेरिका की इकोनॉमी में प्रोग्रेस करने का। सो शी हैज एक्नॉलेज दैट फैक्ट एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट साइन कि कहीं ना कहीं जो जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस को हैंडल करते हैं जो लोग, वो भी अब इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट थिंग। बिल्कुल, I think eventually adoption happens. एक दिन या दो दिन में नहीं होता है. It takes time, and eventually राइट। I don't know any parliamentarian in India who is crypto friendly. Like, who thinks crypto is the future. They all have concerns on crypto. They like blockchain. That's normally how it is going. But eventually, we will have people who will, in our parliament as well, who will, who will vouch for crypto as a value asset generation mechanism, as a fuel for the internet of future. राइट। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार प्रणव। आज और भी हम डेप्थ में आर्टिकल्स कवर करते, हमने सोचा था कि टैक्स को थोड़े में कवर कर लेंगे, बट आई थिंक that turned out to be one of the most important videos on taxation. Taxation Web3 को definitely affect करता है, and I think that is very important. And this program is definitely brought to you by EPNS. EPNS is Ethereum Push Notification Service. पुश इसका टिकट टोकन है, और आप बेसिकली दुनिया में जितनी भी डैप्स को फ्यूचर में यूज करोगे, वो
उनकी से जो नोटिफिकेशन आएगी, जो वेब3 से आप जब इतना इंटरैक्ट करोगे, तो वो नोटिफिकेशन आपको इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज के थ्रू आएगी। और ये कोई इथेरियम नाम ज़रूर है, उसमें तो कोई इथेरियम पे जो डैप बन रही है उसको ही नहीं, सोलाना, इथेरियम, पॉलीगॉन, दुनिया में वेब3 इकोसिस्टम का नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। और सिर्फ वेब3 का ही नहीं, वेब2 की कंपनीज भी इनकी सर्विसेज लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया से, एंड यू कैन सर्टेनली वॉच आउट फॉर देम। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइस। कैसा लगा यार आज का? मतलब शेयर करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। ये कह के ना मुझे शर्मिंदा मत करो, खुद करो यार। इतना इंपॉर्टेंट रेलेवेंट प्रोजेक्ट चीजें कर रहे हैं। और प्रणव प्रणव को रैप करके अगला वादा है आपसे, प्रणव अगले एपिसोड में रैप करेगा। और प्रणव का ये जो सपना है ये मैं पूरा करेंगे हम अगले एपिसोड में। बिल्कुल। चलो, थैंक लेट्स मीट। बाय। यू, बाय।